नमस्कार। शिक्षा मनोविज्ञान की इस दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की बुद्धि के अर्थ को लेकर, बुद्धि के डेफिनेशन, बुद्धि के प्रकार, कुछ चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे बुद्धि मापन को लेकर। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल का विजिट कर रहे हैं, तो एक बार बुद्धि जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है उसकी पहली वीडियो को आप देखिएगा और उसके बाद आप दूसरी वीडियो पर आए ताकि दूसरी वीडियो के साथ आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का सेशन, और आज के सेशन का हमारा मूल जो बिंदु है वो है दोस्तों बुद्धि मापन। यानी जिस बुद्धि के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि बुद्धि क्या है, बुद्धि समायोजन करने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, या जो भी मानसिक क्रिया हम लोग हमारे मस्तिष्क के द्वारा करते हैं उन सब पर नियंत्रण दोस्तों बुद्धि का होता है, ऐसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। अब इस बुद्धि का मापन कैसे किया जा सकता है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति में व्यक्ति का बुद्धि जो है वो कितना है, यानी उसका आईक्यू स्टैंडर्ड जो है वो दोस्तों कितना है। इसको लेकर समय समय पर किन किन विद्वानों ने कौन कौन से काम किए, कितने प्रकार के बुद्धि परीक्षण आए, और उन बुद्धि परीक्षणों के अंदर से कौन से महत्वपूर्ण बुद्धि परीक्षण है जिनको हमें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का सेशन आप केवल और केवल ध्यान से इस 1 घंटे के सेशन को सुनिएगा, और 1 घंटे के बाद बुद्धि मापन को लेकर जो है आपकी यदि कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रश्न आप सोल्व करें और आपसे सोल्व ना हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जो है अपने उस प्रश्न को डालिए, आपको उसका आंसर जो है वो दिया जाएगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ लेनी है इस वीडियो से संबंधित, तो हमने हमारे ऐप के ऊपर हमने एक ऐप जो है वो लॉन्च किया है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर साइकोलॉजी विद प्रमोद सर के नाम से मिल जाएगा। आप उस ऐप के अंतर्गत हम ये जो जितने भी क्लासे हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की ले रहे हैं उनकी पीडीएफ वहां पर जो है अपडेट कर देंगे। आप वहां जाकर उस वहां से पीडीएफ को निकाल कर जो है अपने पास रखें, और हम आगे से प्रयास ये भी करेंगे कि जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उससे पहले उससे संबंधित पीडीएफ जो है वो वहां पर अपलोड कर दी जाए, ताकि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ज्यादा लिखना ना पड़े, और यदि कोई नई बात यहाँ बोली जा रही है तो आप उस बात को साथ साथ में जो है वो दोस्तों याद रख लें। तो आप जो है प्ले स्टोर पर साइकोलॉजी विद प्रमोद सर नाम से ऐप डाउनलोड करके और वहाँ पीडीएफ सेक्शन के अंदर जाकर जो है इस वीडियो की इस पूरे बुद्धि का ही टॉपिक की जो है वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं, देखिएगा आगे बात करते हैं आज के हमारी इकाई की, जिसका नाम है जी बुद्धि मापन। हम बुद्धि पढ़ रहे थे और बुद्धि के अंतर्गत जो है हम पहला कॉन्सेप्ट बुद्धि का अर्थ डेफिनेशन वगैरह पढ़ चुके थे, और आज की क्लास में हम बात करेंगे बुद्धि के मापन को लेकर। तो देखिए जब हम बुद्धि मापन की बात करते हैं तो कई बेसिक फैक्ट हैं, और आप इस बात को भी इंश्योर करें कि हम जितनी भी बुद्धि इकाई को पढ़ेंगे, जितनी चीजें आगे पढ़ेंगे, मोस्टली बुद्धि इकाई के अंदर से अधिकतम चीजें जो है वो दोस्तों रटने वाली है, यानी फैक्ट है, और उन फैक्ट को हमें सीधा क्या रखना है, याद रखना है। तो यहाँ मैंने बड़ा बेहतर ढंग से जो है हर एक एक फैक्ट को जो है वो लगाया है। आप ध्यान से सुनिए और फैक्ट के ऊपर ध्यान देते हुए जो है आपको फैक्ट को याद रखना है। हम थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि एग्जाम में हमारे टाइम कम है, इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम दिसंबर एंड तक जाते जाते एक बार पूरा शिक्षा मनोविज्ञान का रिवीजन जो है हम कर पाए। स्टार्ट करते हैं। देखिए बुद्धि मापन को लेकर कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि बुद्धि का जो मापन किया जाता है दोस्तों, वो मापन किया जाता है बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो पहला सीधा सा बात है, यदि मनोवैज्ञानिक बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं तो किसके माध्यम से करेंगे, तो माध्यम से होगा दोस्तों बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बुद्धि मापन की इकाई क्या है, कि यदि आपने बुद्धि मापन किया तो आपको जो इकाई प्राप्त होगी दोस्तों उसे कहा जाता है बुद्धि लब्धि। हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं आईक्यू इंटेलिजेंस कोसेंट। तो याद रखिए प्रश्न आ जाए कि बुद्धि मापने की इकाई क्या है, तो बुद्धि मापने की इकाई है दोस्तों बुद्धि लब्धि। तीसरी बात, आप आर्थर जेनसन को लेकर एक स्टेटमेंट याद रखेंगे। आर्थर जेनसन ने कहा कि बुद्धि बिजली की तरह होती है, जिसे परिभाषित करने की बजाय क्या है दोस्तों मापना आसान है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। आर्थर जेनसन ने कहा कि बुद्धि बिजली की तरह है, जिसे परिभाषित करने की बजाय जिसका मापन करना क्या है दोस्तों ज्यादा आसान है। चौथी बात यदि आपसे पूछी जाए कि जिस बुद्धि मापन की हम चर्चा कर रहे हैं, ये बुद्धि मापन आखिर किस प्रकार का मापन है, तो आपको आंसर देना है ये आपका मात्रात्मक खंडित मापन कहलाता है। किस प्रकार का मापन कहलाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ये मात्रात्मक खंडित मापन जो है वो कहलाएगा। अब मात्रात्मक खंडित मापन का मतलब क्या हुआ कि हम जब भी इस बुद्धि का मापन करेंगे तो हमारे पास में जो परिणाम आएंगे क्या आएंगे,
जो परिणाम आएंगे दोस्तों, वो परिणाम आएंगे हमेशा संख्या में। या तो बुद्धि आएगी 0 या 10 या 15 या 50 या 100। तो हमें जो रिजल्ट मिलेंगे, वो रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों संख्या में। इसलिए पहला शब्द तो ये आया कि जो बुद्धि मापन होगा वो आपका मात्रात्मक या संख्यात्मक होगा। तो पहली चीज तो ये हमारी क्लियर होगी। दूसरा शब्द लिया हमने खंडित। किस खंडित का क्या मतलब है? देखिए, जितनी भी संख्याएं होती है ना, ये जो संख्याएं आप लोग देख रहे हैं, ये संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक तो संख्या होती है जी निरंतर, यानी वो संख्या जो निरंतर चलती है। और एक वो संख्या होती है जिनको हम बोलते हैं खंडित। खंडित को आप हमारी भाषा में असतत भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? असतत। जबकि निरंतर जो है, इसको कहा जा सकता है जी सतत। सतत संख्याएं वो होती है जिनको हम दशमलव के अंदर भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं आपकी कहलाएगी निरंतर संख्या। लेकिन वो संख्या जो दशमलव के अंदर प्राप्त नहीं होती, जिसमें देखो 0 है, 0 के बाद हम 1 ही लिख पाएंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो ये वाली जो संख्या है ना, ये वाली संख्या दोस्तों कहलाती है असतत या खंडित। और आप याद रखिए, सामान्यतः ये माना जाता है कि बुद्धि कभी भी पॉइंटों के अंदर जो है वो प्राप्त नहीं होती। जब बुद्धि पॉइंटों के अंदर प्राप्त नहीं होती है, इट मीन्स जो मात्रात्मक मापन होगा उसके जो रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट कैसे होंगे दोस्तों? खंडित में आएंगे। यानी बुद्धि या तो 0 आएगी, या 1 आएगी, या 2 आएगी, या 10 आएगी, या 15 आएगी, या 50 आएगी। यानी कहने का मतलब कभी भी दशमलव के अंदर जो है वो हम बुद्धि मापन के बाद में परिणाम हमें प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए कहा गया कि बुद्धि का मापन मात्रात्मक है। और मात्रात्मक के बाद किस प्रकार का है जी? खंडित और निरंतर में से पूछा जाए कि बुद्धि मापन का जो मात्रात्मक मापन है, ये मात्रात्मक मापन आपका खंडित है या मात्रात्मक मापन निरंतर है, तो आप उत्तर देंगे ये खंडित मापन कहलाता है। खंडित मापन का मतलब कि कभी भी बुद्धि जो है वो दशमलव के अंदर हमें रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। अगली बात देखिएगा कि बुद्धि मापने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया, वो प्रयास दोस्तों शारीरिक संरचना के आधार पर हुआ। यानी शरीर रचना के आधार पर बुद्धि मापने का सर्वप्रथम प्रयास किया स्विट्जरलैंड के विद्वान, जिनका नाम था लेवेस्टर। क्या नाम था? लेवेस्टर नाम के विद्वान थे, जिन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि मापने का प्रयास शारीरिक संरचना के आधार पर दोस्तों इस दुनिया के अंतर्गत किया था। लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा कि पहला वैज्ञानिक, और हम यूं कहें कि क्रमबद्ध जो परीक्षण आया, वो दोस्तों बिने और साइमन के द्वारा तैयार किया गया। लेकिन हमें इस बात को भी अपने दिमाग में रखना है कि कभी प्रश्न आ जाए कि बिने से पहले भी बुद्धि परीक्षण का या बुद्धि मापने का परीक्षण सर्वप्रथम तैयार करने का प्रयास किस विद्वान के द्वारा किया गया था, तो दोस्तों विद्वान थे स्विट्जरलैंड के विद्वान, जिनका नाम था लेवेस्टर। माना जाता है कि 1774 के राउंड जो है, इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर यह बुद्धि मापन जो है वो किया करते थे। यानी शरीर को देखकर, शरीर आकृति, चेहरे के हाव भाव को देखकर जो है ये बताया करते थे कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है और ये व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। लेकिन दोस्तों ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था, अवैज्ञानिक एक तरीका था। और इस तरीके को आगे जाकर कोई भी प्रसिद्धि नहीं मिली। दुनिया का पहला वैज्ञानिक जो बुद्धि परीक्षण बना, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो परीक्षण बनाया दोस्तों बिने और साइमन ने। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि बिने से पहले या बिने साइमन से पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किस विद्वान ने किया, तो आप उत्तर देंगे जी लेवेस्टर महोदय। फिर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जब हम बुद्धि मापन कर रहे हैं, तो बुद्धि मापन के द्वारा कौन सी आयु में प्राप्त होती है, तो बुद्धि मापन के द्वारा दोस्तों मानसिक आयु को ज्ञात किया जाता है। क्योंकि यदि हमारे पास मानसिक आयु नहीं आएगी, मानसिक आयु क्या होती है हम थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे कि मानसिक आयु यदि हमें प्राप्त नहीं होगी, तो हम कभी भी बुद्धि परीक्षण जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो यदि वन लाइनर आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि जो बुद्धि परीक्षण निर्मित हुए, जो बुद्धि परीक्षण हम लोगों ने निर्माण किए, उन बुद्धि परीक्षणों के द्वारा कौन सी आयु ज्ञात की जाती है, तो आपको आंसर देना है कि बुद्धि परीक्षणों के द्वारा मानसिक आयु जो है वो दोस्तों ज्ञात की जाती है। अगले फैक्ट पर चलते हैं। अगला फैक्ट क्या कहता है? अभी हमने कहा, अब आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण किस विद्वान के द्वारा तैयार किया गया। जो अंडरलाइन कर रहा हूं सीधा याद रखिए, सुनते जाइए और मार्क करते जाइएगा कि विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया, तो बिने और साइमन। किसके द्वारा निर्मित हुआ? बिने और साइमन ने बनाया। पूछ लिया जाए कि कब बनाया, तो 1905 में इन्होंने निर्मित किया। अब उस परीक्षण का नाम क्या रखा, तो नाम इन्होंने रखा बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। दुनिया का जो पहला बुद्धि परीक्षण था, जिसका निर्माण बिने और साइमन ने किया,
सन 1905 में किया। उस परीक्षण का नाम रखा गया बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। और पूछा जाए कि ये परीक्षण निर्मित कहाँ हुआ, तो आपको आंसर देना है कि ये परीक्षण जो है ये दोस्तों फ्रांस के अंदर निर्मित हुआ था। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। यदि आपसे पूछा जाए कि बुद्धि परीक्षण के कार्य को वैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया, रीट में आया हुआ प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण के कार्य को वैज्ञानिक आधार किस विद्वान ने जो है वो प्रदान किया, तो आपको उत्तर देना है विलियम वुंट ने। किसने प्रदान किया था? विलियम वुंट ने किया था। कब किया? तो 1879 के अंदर इन्होंने बुद्धि परीक्षण के कार्यों को दोस्तों वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। अब इसका मतलब ये है कि हम सब लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान की पहली प्रायोगिक प्रयोगशाला जो है वो 1879 के अंदर जर्मनी के एक शहर लिप्जिंग और उसका एक विश्वविद्यालय जिसको वर्तमान में हम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, वहां मनोविज्ञान की पहली लेबोरेटरी की स्थापना हुई थी। और माना जाता है कि अब तक जो मनोविज्ञान पे कार्य चल रहा था वो एक प्रकार से लेबोरेटरी के बाहर चल रहा था। अब मनोविज्ञान ने भी अपने सिद्धांत अपने नियम देने से पहले उन फैक्ट के ऊपर प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। प्रयोगशालाओं के अंदर उसके ऊपर शोध प्रारंभ हुआ और उसके बाद ही उनके निष्कर्ष जो है वो बाहर आउट होना क्या हुए दोस्तों, प्रारंभ हुए। तो ये कहा गया कि बुद्धि परीक्षण का कार्य भी अब लेबोरेटरी के अंदर चला गया कि बुद्धि परीक्षण से संबंधित जो फैक्ट देने हैं पहले हम मनोवैज्ञानिकों की तरह सॉरी वैज्ञानिकों की तरह हम पहले लेबोरेटरी के अंदर उनका क्या करेंगे जी, परीक्षण करेंगे और उसके बाद रिजल्ट्स जो है वो आउट करेंगे। तो ये बात यहाँ पर हमें याद रखनी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या जी बुद्धि परीक्षण के कार्य को वैज्ञानिक आधार किसने दिया, तो आपको आंसर देना है विलियम वुंट ने वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। अब एक और रीट में आया हुआ बहुत बेहतर प्रश्न है। यदि प्रश्न पूछा जाए क्या जी मानवीय भिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए, शब्द याद रखिएगा कि मानवीय भिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए 1882 में लंदन इंग्लैंड में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किस विद्वान के द्वारा की गई थी, तो आंसर देंगे जी फ्रांसीसी गाल्टन। क्या आंसर देंगे जी? फ्रांसीसी गाल्टन जो है वो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रांसीसी गाल्टन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया था। तो इन्होंने ये देखने का प्रयास किया कि एक ही माता पिता से पैदा होने वाली जो संतान है वो आखिर अलग अलग क्यों होती है। इन मानवीय भिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए इन्होंने लंदन के अंदर 1882 में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की क्या करी थी दोस्तों, स्थापना की थी। एक एक फैक्ट को याद रखिएगा, डायरेक्टली जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अब देखिए बुद्धि के संबंध में चार महत्वपूर्ण फैक्ट है। सबसे पहला पूछा जाए क्या जी ये जो बुद्धि शब्द की हम चर्चा कर रहे हैं, बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा किया गया। प्रश्न क्या आ जाए कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा किया गया, तो आंसर देना है फ्रांसीसी गाल्टन। ये 1885 में, कब? 1885 में फ्रांसीसी गाल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का क्या किया था दोस्तों, प्रयोग किया था। आते हैं दूसरी बात पर। दूसरा शब्द याद रखना है मानसिक परीक्षण, मेंटल टेस्ट। यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया, तो आंसर याद रखेंगे कैटल। तीन बातें पहले महत्वपूर्ण है कि मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, कैटल के द्वारा किया गया। अब आपसे पूछ ले कि कब किया गया, तो इन्होंने 1890 में मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अब प्रश्न आए कि इन्होंने इस मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया कहां था, तो इन्होंने दोस्तों अपनी एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था मानसिक परीक्षण एवं मापन। किताब का नाम याद रखिए, मानसिक परीक्षण एवं मापन पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने सर्वप्रथम मानसिक परीक्षण शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। और अब यदि प्रश्न ये आ जाए कि इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी दोस्तों ये कहां बैठकर लिखी, तो ये अमेरिका के अंदर एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत इन्होंने बैठकर जो है इस पुस्तक को लिखा और इसी पुस्तक से पहली बार मानसिक परीक्षण शब्द जो है दोस्तों वो चर्चा में आया और ये बात है 1890 की। तो इस तीन लाइनों में काफी प्रश्न है, आप इनको याद कीजिएगा। तीसरा शब्द आता है दोस्तों मेंटल एज यानी मानसिक आयु। क्या आता है? मानसिक आयु। और आपसे पूछ लिया जाए कि मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया, तो मानसिक आयु का सर्वप्रथम विचार दिया दोस्तों अल्फ्रेड बिने ने। मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया दोस्तों, तो यह विचार दिया अल्फ्रेड बिने ने। और कभी आपसे सन पूछा जाए तो सन भी आप बता सकते हैं कि 1908। 1908 में अल्फ्रेड बिने ने सर्वप्रथम मानसिक आयु जो शब्द है दोस्तों वो इजाद किया, या हम यूं कहें कि उसकी विचारधारा
का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब चौथा शब्द आता है, वो आता है जी आपका बुद्धि लब्धि। क्या शब्द आता है जी कि बुद्धि लब्धि संप्रत्यय की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस विद्वान ने किया? तो नाम याद रखेंगे, विलियम स्टर्न। एक एक बात महत्वपूर्ण है, देखिए कोई भी एक्स्ट्रा बात को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, मैंने केवल फैक्ट्स लिए हैं जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। आप केवल इनको सुनते जाइए, याद करते जाइएगा, और जो इसकी पीडीएफ आपने सामने रख रखी है या नहीं है तो प्ले स्टोर से साइकोलॉजी विद प्रमोद सर ऐप डाउनलोड करें और वहां से पीडीएफ लेकर जो है उसका प्रिंट निकालें, और जब ये वीडियो आप सुन रहे हैं तो इसके साथ साथ जो है वो आप अपने इन चीजों को मार्क जो है वो करते रहें। उस पीडीएफ में हमने साथ में हर यूनिट के 100 प्रश्न दिए हैं, ताकि जब आप इस यूनिट को पूरा पढ़ जाएं तो उन 100 प्रश्नों को निकालकर आप ये भी तय कर सकते हैं कि जी आपने जो पढ़ा उनमें से कितनी चीजें आपको याद रही। और ये वो प्रश्न है जो आए हुए एग्जाम्स में से नहीं है। आए हुए एग्जाम्स के लिए शायद आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, बहुत सारी किताबों से आपने देख लिया होगा। मैंने 100 नए प्रश्न दिए हैं ताकि आपका एक नया रिफ्रेशमेंट जो है वो हो, क्योंकि अभी हम एक बार ऑब्जेक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव करेंगे हमारी थ्योरी रह जाएगी, और बिना थ्योरी के ऑब्जेक्टिव करने का दोस्तों कोई लॉजिक नहीं। तो हमारा एक मतलब एक प्लानिंग है कि ऑब्जेक्टिव हम लेंगे मोस्टली 1 जनवरी के बाद। तब तक हम सारी थ्योरी पढ़ के उसके बाद थ्योरी के जो है 15-20 दिन जो भी हमारे एग्जाम में बचेंगे दोस्तों, पर डे हम ऑब्जेक्टिव के साथ जो है वो क्लासेज लेंगे। लेकिन एक बार आप थ्योरी याद कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करो, और पीडीएफ के अंत में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं आप उनके बाद उनको सोल्व जो है वो कीजिएगा। बढ़ते हैं देखिएगा आगे। तो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय, इसकी अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? विलियम स्टर्न ने दी। कब दी दोस्तों? 1912 में दी। और इन्होंने ही आईक्यू निकालने का, बुद्धि लब्धि निकालने का पहला सूत्र दोस्तों प्रतिपादित किया। वो सूत्र क्या था? सूत्र इन्होंने दिया MA बटे CA। यहाँ MA का मतलब है मेंटल एज, MA का मतलब मेंटल एज, मेंटल एज का मतलब मानसिक आयु। बात करेंगे इन सभी चीजों की आगे, लेकिन एक बार मैं तथ्यों पे चल रहा हूं ताकि इन शब्दों से हम लोग जो है परिचित हो जाए। मेंटल एज, और दूसरा शब्द इन्होंने दिया CA, यानी क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब शारीरिक आयु। कौन सी आयु? शारीरिक आयु, है ना। तो ये सूत्र दिया कि आईक्यू निकालने का, इंटेलिजेंस कोसेंट निकालने का दोस्तों, ये वाला जो सूत्र है MA बटे CA, ये सूत्र सर्वप्रथम दिया स्टर्न ने, याद रखेंगे। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ? सन 1916 में, याद रखिए 1916 में एक अमेरिकी विद्वान थे जिनका नाम था टर्मन। अमेरिकी विद्वान थे जिनका नाम क्या था जी? टर्मन था। और उन्होंने स्टर्न के द्वारा दिए गए बुद्धि लब्धि के सूत्र में क्या कर दिया जी? संशोधन कर दिया। और संशोधन करके जो नया सूत्र दोस्तों हमें दिया, वो दिया MA बटे CA इंटू 100। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या दिया? MA बटे CA इंटू 100, यानी ये जो सूत्र था इसके गुणा में इन्होंने कितना जोड़ दिया जी? 100 जोड़ दिया। और वर्तमान में बुद्धि लब्धि का यही सूत्र क्या है दोस्तों? सबसे ज्यादा प्रचलित है। अब यहाँ जो एक फैक्ट आपको याद रखना है, कक्षा 12 की जो मनोविज्ञान की पुस्तक है वहां से दोस्तों इसको लिया गया है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए क्या जी ये जो इन्होंने 100 लगाया, ये जो यहाँ 100 जोड़ा, इस 100 जोड़ने का इनका क्या उद्देश्य था? तो केवल और केवल जो दशमलव की विसंगति चल रही थी, किसकी चल रही थी? जो दशमलव की चल रही थी, उस दशमलव को समाप्त करने के लिए, दशमलव को समाप्त करने के लिए इन्होंने 100 जो है वो दोस्तों इसके इस सूत्र के साथ में जोड़ा था। तो कभी आपसे ये भी पूछ लेना क्या जी स्टर्न स्टर्न के सूत्र में टर्मन मोदे ने जो 100 लगाया, वो 100 आखिर क्यों लगाया? तो 100 इन्होंने कि बुद्धि लब्धि को दशमलव में आने से क्या करा जा सके जी? बचाया जा सके दोस्तों, इसलिए उन्होंने इस सूत्र के अंदर जो है वो 100 जोड़ा था। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट अब तक हम लोगों ने दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो है वो कंसल्ट किए हैं बुद्धि मापन को लेकर, कि बुद्धि मापन किस प्रकार का मापन है। तो बुद्धि मापन मात्रात्मक मापन है। मात्रात्मक में कैसा है? खंडित मापन है। बुद्धि मापन के द्वारा हम कौन सी आयु ज्ञात करते हैं? मानसिक आयु ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द किसने दिया? कैजी फ्रांसिस गाल्टन ने दिया। सर्वप्रथम मानसिक परीक्षण शब्द किसने दिया? कैटल ने दिया। कहां पर? कैटल रहने वाले कहां के थे? अमेरिका के थे। कहां पर दिया? अपनी पुस्तक मानसिक परीक्षण एवं मापन।
पुस्तक को कहां पर लिखा? पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में बैठकर उन्होंने अपनी पुस्तक को लिखा। मानसिक आयु का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? तो फ्रांस के निवासी अल्फ्रेड बिने ने दिया। कब दिया? 1908 में दिया। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय जो है वो सर्वप्रथम किसने दिया? तो स्टर्न ने दिया। और बुद्धि लब्धि निकालने का पहला सूत्र भी किसने दिया? स्टर्न ने दिया। सूत्र क्या था? ma/ca। इस सूत्र में संशोधन किसने किया? टर्मन ने किया। कब किया? 1916 में किया। क्या संशोधन किया? तो ma/ca इंटू 100 लगाकर इस सूत्र को दुनिया के सामने रखा। और ये सूत्र आज भी दोस्तों बुद्धि लब्धि निकालने का सबसे लोकप्रिय और बेहतर सूत्र जो है वो माना जाता है। बढ़ते हैं अगली चीज की ओर। अब क्या है देखिएगा, बुद्धि लब्धि निकालने से पहले जो कुछ शब्द हम लोगों ने लिए, हमें उन शब्दों को क्या करना है दोस्तों? देखना है। पहला जिसको हमने नाम दिया है बुद्धि लब्धि के सोपान या बुद्धि लब्धि के पहलू। देखिए, हम बुद्धि लब्धि निकालने से पहले चार चीजों के ऊपर जो है वो हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले हमें यह जानना है क्या जी मेंटल एज क्या होती है। उसके बाद हम एक बात करेंगे टर्मिनल टर्मिनल वर्ष क्या होता है, इसके बारे में भी हमें जानकारी रखनी है। इसके अलावा आपकी वास्तविक या शारीरिक आयु, वास्तविक या शारीरिक आयु, और एक हम चर्चा करेंगे अभी जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बुद्धि लब्धि की। हालांकि हम इनके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन एक ब्रीफिंग से डिस्कशन जो है हम इन चारों शब्दों की दोस्तों और कर रहे हैं। तो जब हम बुद्धि लब्धि के पहलुओं की बात करते हैं, सबसे पहली जो आयु आती है वो आती है मानसिक आयु, और इसी मानसिक आयु को हम बेसिल वर्ष जो है वो भी दोस्तों कहते हैं। कौन सी आयु? मानसिक आयु। और इस मानसिक आयु को हम और क्या कह सकते हैं जी? बेसिल वर्ष भी कहा जाता है। और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं MA यानी मेंटल एज। अब देखिए मेंटल एज है क्या? तो सबसे पहले हम पढ़ के आए हैं कि ये जो मानसिक आयु शब्द है दोस्तों, ये शब्द सर्वप्रथम 1908 के अंदर दिया किसने? अल्फ्रेड बिने ने। किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने सर्वप्रथम 1908 में ये शब्द जो है वो दिया। अब यदि प्रश्न पूछा जाए कि मानसिक आयु होती क्या है, तो पहले तो सीधा डेफिनेशन बताना है कि एक बालक जिन अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को सोल्व कर लेता है, जिन अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बच्चा हल कर लेता है, वही आयु दोस्तों मानसिक आयु कहलाती है। ये तो हुआ एक रैंडम मानसिक आयु का डेफिनेशन। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मानसिक आयु जो है वो होती क्या है और कैसे जो है मानसिक आयु निकाली जाती थी। तो देखिए, हम एक प्रैक्टिकली उदाहरण के तौर पे समझ रहे हैं ताकि आपको ये मानसिक आयु जो है ना वो समझ आए। तो देखिए, हमने अभी देखा कि मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है वो दिया दोस्तों बिने ने। किसने दिया? बिने ने। और हमने पहले पढ़ा कि बिने के द्वारा सर्वप्रथम दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण जो है वो बनाया गया था। तो देखिए, जब बिने ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया ना, वो परीक्षण का निर्माण जो था उसका आधार था प्रश्न। आधार क्या था? प्रश्न था। और इन्होंने उस परीक्षण में कुल 30 प्रश्न लिए थे प्रारंभ में। कितने प्रश्न लिए थे? 30। अब इन 30 प्रश्नों की खास बात क्या थी? खास बात यह थी कि जो 30 के 30 प्रश्न है ना, ये आयु स्तर के अनुसार व्यवस्थित थे। किसके अनुसार व्यवस्थित थे? आयु स्तर के अनुसार। यानी हर प्रश्न के आगे जो है ना वो इन्होंने आयु लिख रखा था। इन्होंने कहा कि यदि बच्चा पहले प्रश्न का उत्तर देगा तो हम उसकी एक आयु निर्धारित कर देंगे कि ये बच्चा इस आयु स्तर का हो सकता है। जैसे मान लो पहले प्रश्न का उत्तर, पहला प्रश्न है उसके आगे इन्होंने लिख रखा 3 वर्ष। मान लो दूसरा प्रश्न है उसके आगे लिख दिया 6 वर्ष। तीसरा प्रश्न है उसके आगे लिख दिया 7 वर्ष। चौथा प्रश्न है उसके आगे सपोज करिए लिख दिया 8 वर्ष। यूं करके इन्होंने 30 के 30 प्रश्न जो है वो बना दिए। अब क्या जी, इसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या कहा कि अब मान लीजिएगा कोई भी बालक है, जैसे ये बालक है और इस बालक का जो आयु है वो हम मान लेते हैं कि इस बालक का जो आयु है वो है दोस्तों 7 वर्ष। वो क्या है जी? इसकी 7 वर्ष दोस्तों आयु है। और ये वाली जो आयु है ना इस बालक की, ये वाली आयु कहलाएगी इस बालक की वास्तविक आयु। क्या कहलाएगी? ये है जिसकी वास्तविक आयु। वास्तविक आयु जिसको हम तैथिक आयु, शारीरिक आयु, कालानुक्रमिक आयु, जो हमारी डीओबी होती है वो है। और ये वाली जो आयु है ना, ये वाली जो आयु थी, इस आयु को आगे चलकर अल्फ्रेड बिने ने क्या नाम दिया? इस आयु को नाम दिया दोस्तों मेंटल एज। क्या नाम दिया? मेंटल एज का। तो इनका क्या कहना था कि व्यक्ति के पास ये जो वास्तविक आयु है, व्यक्ति के पास क्या है जी? ये जो वास्तविक आयु है, उस वास्तविक आयु के अलावा भी एक आयु और होती है जिस आयु को हम क्या नाम देंगे? मेंटल एज कहेंगे। यानी वास्तविक आयु के अलावा भी एक आयु और होती है जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? मेंटल एज जो है वो नाम दिया। अब इन्होंने क्या कहा
इनका ये मानना था कि हम मान लीजिएगा हमने एक 7 साल के बालक को लिया, इस बालक से हम ये प्रश्न पूछेंगे। मान लो 7 साल के बालक से पहला प्रश्न पूछा गया, इसने इस प्रश्न का आंसर दे दिया। अब इसे दूसरा प्रश्न जब पूछा गया तो ये इस दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। 7 साल का बालक पहले प्रश्न का उत्तर दिया, दूसरे का नहीं दे पाया। अब हमने एक 7 साल के और बालक को ले लिया उसी क्लास के। अब हमने उससे पहला प्रश्न पूछा, उसने सोल्व कर दिया। दूसरा प्रश्न पूछा, ये भी सोल्व कर दिया। तीसरा प्रश्न पूछा, ये भी सोल्व कर दिया। लेकिन चौथे प्रश्न का उत्तर ये बालक नहीं दे पाया। तीसरी बात देखिए, फिर इन्होंने एक 7 साल के उसी क्लास के बालक को लिया। अब उस बालक से जब प्रश्न पूछा तो इसने पहले का भी उत्तर दे दिया, दूसरे का भी दे दिया, तीसरे का भी दे दिया, चौथे का भी दे दिया, और मान लो इसके बाद के प्रश्नों को सोल्व नहीं कर पाया। तो इन्होंने कहा कि जब हम एक ही आयु स्तर के बच्चों से अलग अलग प्रश्न पूछेंगे तो हमारे पास में एक आयु निकल कर आएगी। अब देखिए क्या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो बच्चा है उससे जब प्रश्न पूछा गया तो उसने अपनी आयु स्तर के हिसाब से भी प्रश्नों को सोल्व नहीं कर पाया। दूसरा बच्चा, पहले बच्चे ने अपने आयु के हिसाब से भी प्रश्न सोल्व नहीं किए, दूसरा बच्चा अपनी आयु के अनुसार प्रश्नों को सोल्व कर पाया, और तीसरे बच्चे ने अपनी आयु से ऊपर के प्रश्नों को भी क्या कर दिया जी, सोल्व कर दिया। तो इन्होंने तीन बातें हमारे सामने रखी। इन्होंने पहली बात क्या कही कि जो मानसिक आयु है, क्या जी, मानसिक आयु जो है, ये मानसिक आयु आपकी वास्तविक आयु के क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। क्या हो सकती है, ये देखो बराबर हो सकती है, वास्तविक आयु से कम हो सकती है, और वास्तविक आयु से क्या हो सकती है जी, ज्यादा हो सकती है। इन्होंने तीन बातें बताई कि आपकी जो मानसिक आयु है ये वास्तविक आयु से कम हो सकती है, वास्तविक आयु से वास्तविक आयु के बराबर हो सकती है, और वास्तविक आयु के क्या हो सकती है जी, ज्यादा हो सकती है। और इस आधार पर इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि यदि बालक बालक की जो मानसिक आयु है वो उसकी वास्तविक आयु से कम है, जैसे इस बालक की है, तो ये बालक होगा दोस्तों मंदबुद्धि बालक। उन्होंने कहा कि यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु से क्या है, कम है, तो बच्चा मंदबुद्धि बालक होगा। यदि आपकी मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है, क्या है, बराबर है, तो वो बच्चा होगा सामान्य। वो बच्चा क्या होगा, सामान्य। और यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज्यादा है तो वो बालक होगा दोस्तों प्रतिभाशाली बालक। एक एक बात के ऊपर ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है, और आपका प्रश्न बुद्धि इकाई का प्रश्न जो है वो दोस्तों गलत नहीं होगा, और कहीं भी आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सुनिए, समझिए, चीजों को अच्छे से याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करके देखो, आपका प्रश्न एग्जाम के अंदर भी इसी कंटेंट के अंदर से दोस्तों पूछा जाएगा। तो देखिएगा, अब हमने क्या कहा कि मानसिक आयु कम हो सकती है, बराबर हो सकती है, या क्या हो सकती है जी, ज्यादा। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि अल्फ्रेड बिने ने किसके आधार पर प्रतिभाशाली बालक की पहचान की थी, मानसिक आयु के आधार पर। किस आधार पर औसत बालक की पहचान की, मानसिक आयु के आधार पर। और किस आधार पर पिछड़े बालक की पहचान, सॉरी, मंदबुद्धि बालक की पहचान की, तो भी क्या बताएंगे जी, मानसिक आयु के आधार पर ही बताएंगे। लेकिन हम आगे चीजें और पढ़ेंगे, वहां ये चीजें बुद्धि लब्धि के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि मानसिक आयु को आधार बनाया था बिने ने अपने परीक्षण में, इसलिए उन्होंने मानसिक आयु के ऊपर ही ज्यादा जोर दिया। तो अब देखिए, बालक जिन अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है, प्रश्न ये है कि बालक जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है, क्या करा जी, जिन अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लिया, वह अधिकतम आयु, वही अधिकतम आयु उसका बेसिल वर्ष या क्या कहलाती है दोस्तों, मानसिक आयु कहलाती है। जैसे पहले बच्चे ने 3 साल तक के प्रश्नों को सोल्व किया तो उसकी मानसिक आयु क्या हो गई, 3 वर्ष। दूसरे बच्चे ने 7 साल तक के प्रश्नों को सोल्व किया तो मानसिक आयु हो गई इसकी 7। और तीसरे बच्चे ने 8 साल तक के प्रश्नों को सोल्व किया तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो गई, 8 साल हो गई। यानी जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को सोल्व किया वो इनकी क्या निर्धारित होती गई दोस्तों, आयु निर्धारित होती चली गई। तो मान लो किसी ने 3 साल तक के प्रश्नों को सोल्व किया, मानसिक आयु 3 साल। किसी ने 6 साल तक के प्रश्नों को सोल्व किया, मानसिक आयु 6 साल। और किसी ने मान लीजिएगा 10 साल तक के प्रश्नों को सोल्व करा, उनकी मानसिक आयु 10 साल निर्धारित कर दी गई। ये हमें याद रखना है, देखो, है ना। तो यही उसका डेफिनेशन है कि जिन अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बच्चा हल कर गया वो क्या कहलाई दोस्तों, मानसिक आयु कहलाई। और ये मानसिक आयु क्या हो सकती है, मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम हो सकती है, वास्तविक आयु से अधिक हो सकती है, और वास्तविक आयु से क्या हो सकती है दोस्तों, बराबर हो सकती है। तीनों चीजें काम आएगी। यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम है तो बच्चा मंदबुद्धि होगा, यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक है तो बच्चा प्रतिभाशाली होगा, और यदि बराबर है तो बच्चा होगा दोस्तों क्या, औसत या सामान्य।
तो ये चीज आपको जरूर समझ में आई होगी, नहीं कम आई है तो एक बार फिर से इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके और आप सुनिएगा, मानसिक आयु का संप्रत्यय आपका क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है दोस्तों टर्मिनल वर्ष या बालक वर्ष की। ये अपोजिट है मानसिक आयु के। हमने अभी देखा कि जिन अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बच्चे ने हल किया वो तो क्या कहलाए, वो तो कहलाया आपका मानसिक आयु। लेकिन टर्मिनल वर्ष कहता है कि जिन अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बच्चा हल नहीं कर पाता है, मान लो जैसे आपको याद होगा कि पहले बच्चे ने 3 वर्ष तक के प्रश्नों को किया सोल्व, तो 3 वर्ष तक तो उसकी क्या निर्धारित हो गई, मेंटल एज। और 3 के बाद क्या कहें हम, 3 के बाद जो वर्ष चलेंगे ना वो दोस्तों क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे टर्मिनल वर्ष, क्योंकि 3 के बाद वालों को ये सोल्व नहीं कर पाया। तो सिंपल याद रखिए, मानसिक आयु जिन अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बच्चा हल कर गया वो मानसिक आयु है। और टर्मिनल वर्ष क्या हुआ, जिन अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बच्चा हल नहीं कर पाया वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, वो कहलाएंगे टर्मिनल वर्ष। तो यही बात है, देखिए बालक जिस अधिकतम आयु तक के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है, हल कर गया वो तो मानसिक आयु है, लेकिन जिस अधिकतम आयु स्तर तक के प्रश्नों को हल नहीं कर पाता है दोस्तों, वही आयु वर्ष क्या कहलाएगा, आपका टर्मिनल वर्ष जो है वो कहलाएगा। डेफिनेशन याद रखनी है, आगे इसका कहीं प्रयोग नहीं होगा। फिर बात करें देखो वास्तविक आयु की, जिसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, ये हमारे पास होती है, जो हमारी डीओबी है जिसके ऊपर आप बर्थडे मनाते हैं, वही दोस्तों आपकी वास्तविक आयु है। इस आयु का ना तो किसी ने संप्रत्यय दिया और ना इसको ज्ञात करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आयु पहले से ही हमें पता रहेगी। तो देखिए जन्म से लेकर वर्तमान समय तक की जो आयु है, जब हमारा जन्म हुआ तब से लेकर आज तक की हमारी जो आयु है दोस्तों, उसी आयु को वास्तविक आयु कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है जी, वास्तविक आयु कहा जाता है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, याद रख सकते हैं, पेपर में कई बार आपको कंफ्यूज कर देंगे। इंग्लिश में यदि एक याद रहे तो रख लीजिएगा, क्रोनोलॉजिकल एज, यानी इसे हम शारीरिक आयु भी कह सकते हैं, इसे हम कालानुक्रमिक आयु भी कह सकते हैं, इसे हम दैहिक आयु भी कहा जाता है, और इसे क्रोनिकल एज जो है वो भी दोस्तों कहा जाता है। तो ये हमारे वास्तविक आयु के दोस्तों कुछ नाम थे। पढ़ते हैं अगले संप्रत्यय की ओर, वो है दोस्तों बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय। किसका संप्रत्यय, बुद्धि लब्धि। अभी हम पढ़कर आए, इस बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में बोलते हैं आईक्यू, इंटेलिजेंस कोसेंट। बुद्धि लब्धि की सर्वप्रथम जो अवधारणा दी वो दोस्तों किसने दी, स्टर्न ने। और आईक्यू निकालने का यानी बुद्धि लब्धि निकालने का जो प्रथम सूत्र दिया वो सूत्र भी स्टर्न ने दिया अपने साथी कुहलमान के साथ मिलकर, और ये सूत्र दोस्तों आया 1912 में। कब आया, 1912 में आया। अब यहां याद रखने वाली बात यह है कि स्टर्न ने बुद्धि लब्धि के आधार पर, किसके आधार पर, स्टर्न ने बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों के कितने प्रकार बताए जी, 3 प्रकार बताए। स्टर्न ने क्या किया, बुद्धि लब्धि के आधार पर कितने प्रकार बताए जी, 3। कौन कौन से, प्रतिभाशाली बालक, औसत या सामान्य बालक, औसत से नीचे या मंद बुद्धि बालक। और अभी हमने थोड़ी सी देर पहले देखा कि ये जो तीनों प्रकार हैं, प्रतिभाशाली, औसत या सामान्य या औसत से नीचे, ये मानसिक आयु के आधार पर बताए थे किसने, अल्फ्रेड बिने ने। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जी मानसिक आयु के आधार पर इन तीनों प्रकार के बच्चों की पहचान किसने करी, तो उत्तर देंगे अल्फ्रेड बिने। और यदि पूछा जाए कि बुद्धि लब्धि के आधार पर इनका जो है पहचान किसने किया, तो दोस्तों उत्तर देना है स्टर्न ने। स्टर्न का सूत्र हम लोग पहले कर चुके हैं। सूत्र क्या था, MA/C। सूत्र क्या था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। लेकिन यदि पूछा जाए कि इस बुद्धि लब्धि के सूत्र में संशोधित किसने किया या इसको लोकप्रिय किसने बनाया, तो हम कर चुके हैं, विद्वान टर्मन महोदय ने इस सूत्र के अंदर संशोधन करके नया सूत्र दिया दोस्तों, MA/CA/100। और ये सूत्र आया 1916 में। 100 क्यों लगाया ये आपको याद रखना है। 100 इन्होंने इसलिए लगाया ताकि दशमलव की जो विसंगति है दोस्तों उसको क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बुद्धि परीक्षणों के प्रकार की। अब तक हमने बात की कि बुद्धि मापन करने के लिए कौन कौन सी बातें हमें दोस्तों याद रखनी है, कौन कौन सी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। अब हम अगला पॉइंट लेते हैं, वो है बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। कितने प्रकार के बुद्धि परीक्षण जो है वो दोस्तों अब तक प्रचलन के अंदर रहे हैं। तो जब हम बुद्धि परीक्षणों के प्रकार की बात करते हैं तो दोस्तों हमें 2 प्रकार के बुद्धि परीक्षण पढ़ने हैं। कितने प्रकार के बुद्धि परीक्षण पढ़ेंगे, 2 प्रकार के बुद्धि परीक्षण जो है उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण इस दुनिया में प्रचलन में आए
उनको कहा जाता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इंडिविजुअल इंटेलिजेंसी टेस्ट है दोस्तों, जिनको कहा जाता है, नाम है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। और जो परीक्षण व्यक्तिगत के बाद प्रचलित हुए उनको कहा जाता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। क्या नाम आया? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब देखिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का मतलब क्या है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का मतलब है ऐसा बुद्धि परीक्षण जो एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण कर सकता है, उसे कहा जाता है जी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। अब ऐसे परीक्षण की खास बात क्या है, देखो ऐसे परीक्षण के अंदर समय जो है, हम बात करें समय की, बात करें श्रम की, और बात करें जी धन की, ये तो लगेगा जी ज्यादा, समय ज्यादा लगेगा, धन भी ज्यादा लगेगा, और मेहनत जो है वो भी दोस्तों क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन इसकी खास बात ये है कि इसके जो परिणाम है वो ज्यादा विश्वसनीय आएंगे, परिणाम प्राप्त होंगे जी विश्वसनीय। पहली बात तो ये याद रखेंगे। और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है? जो एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का क्या करता है जी, परीक्षण करता है। जबकि दूसरी तरफ यदि हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात करें, जैसा कि नाम से यह देखिए सामूहिक, यानी ऐसा बुद्धि परीक्षण जो एक समय में एक से ज्यादा व्यक्तियों की बुद्धि का क्या करता है, परीक्षण करता है, उस परीक्षण को नाम दिया जाता है जी सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब देखो ऐसे परीक्षण में क्या होगा, यदि हम समय की बात करें, हम बात करें जी धन की, और बात करें श्रम यानी मेहनत की, ये तो लगेगा जी कम, क्योंकि एक साथ में कई लोगों का एक साथ में जो है वो क्या हो जाएगा, परीक्षण हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात है कि इसके यदि हम रिजल्ट की बात करें, यदि हम बात करें इसके परिणाम की दोस्तों, तो वो हमें ज्यादा विश्वसनीय प्राप्त नहीं होंगे। परिणाम जो है वो ज्यादा विश्वसनीय प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि एक साथ में किया जाएगा, विश्वसनीय प्राप्त नहीं होंगे। पहला अंतर तो इन दोनों में आप ये रखेंगे, व्यक्तिगत और सामूहिक में। अब क्या हुआ देखिए, आगे चलकर दो प्रकार के व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण प्रचलित हुए। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक आपका हुआ जी शाब्दिक। कौन सा बुद्धि परीक्षण? शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण, शॉर्ट में लिख रहा हूं, शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण। और एक आपका प्रचलित हुआ अशाब्दिक, अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण, ये आगे चलकर प्रचलित हुए। अब इस शाब्दिक का क्या मतलब होता है, शाब्दिक का क्या मतलब होता है, तो मोस्टली याद रखिए जो भी परीक्षण होंगे किसी भी प्रकार का, देखिए जब हम परीक्षण देंगे ना, इस परीक्षण में दो चीजें होती है। एक तो परीक्षण देते समय हमें निर्देश देने होंगे कि इस परीक्षण का प्रयोग कैसे करना है, और दूसरा उसमें देने होंगे जी हमें एकांश। एकांश का मतलब आइटम्स जो है वो किस प्रकार के होंगे। तो मनोविज्ञान कहता है या मनोविज्ञानी कहते हैं कि ऐसा परीक्षण जिसमें निर्देश दिए जाते हैं जी भाषा में, चाहे वो रिटर्न लैंग्वेज हो और चाहे वो वर्बल लैंग्वेज हो, यदि निर्देश किसमें दिए जा रहे हैं जी, भाषा में दिए जा रहे हैं। और एकांश जो है यानी उत्तर, हम हमारी भाषा में कहें, उत्तर देने में यदि प्रयोग हो रहा है भाषा का, किसका प्रयोग हो रहा है जी, भाषा का, तो एक तो इस प्रकार का परीक्षण होगा जिसमें निर्देश देने में भी भाषा का प्रयोग होगा, और एकांशों में भी क्या होगा जी, भाषा का प्रयोग होगा। लेकिन एक परीक्षण ऐसा होगा जिनमें निर्देश देने में तो प्रयोग होगा भाषा का, लेकिन एकांशों के अंदर भाषा का प्रयोग नहीं होगा। भाषा का प्रयोग नहीं होगा तो मोस्टली यहाँ पर चित्र जैसी आकृतियां जो है वो प्रयोग की जाएगी। तो देखिए ऐसा परीक्षण जिसमें निर्देश देने में और एकांशों में प्रयोग होता है भाषा का, भाई निर्देश में भी भाषा का प्रयोग हुआ और एकांशों में भी भाषा का प्रयोग हुआ दोस्तों, वो कहलाएगा आपका शाब्दिक। वो परीक्षण क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा शाब्दिक। और ऐसा परीक्षण जिसमें निर्देश देने में तो प्रयोग होगा भाषा का, निर्देश देने में प्रयोग होगा भाषा का, लेकिन एकांशों में भाषा का प्रयोग नहीं होता है, वो कहलाता है दोस्तों आपका कौन सा, अशाब्दिक परीक्षण। वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका अशाब्दिक परीक्षण। तो याद रखिए अशाब्दिक परीक्षण में मोस्टली जिसे एकांश कहते हैं, यहाँ भाषा यूज नहीं होती, जबकि शाब्दिक जो होते हैं इनके एकांशों में किसका प्रयोग होगा जी, भाषा का प्रयोग होता है। इसलिए जो शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है ये मोस्टली पढ़े लिखे लोगों के लिए उपयोगी थे। पूछ लिया जाए पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या है जी, ये वाले परीक्षण उपयोगी हैं। लेकिन यदि हम बात करें अनपढ़ लोगों की,
बात करें छोटे बच्चे जिन्हें भाषा का ज्ञान नहीं होता, या जो भी दिव्यांग बालक है, गूंगे बहरे जो बालक हैं, ऐसे बालकों की बुद्धि का परीक्षण दोस्तों सामान्यतः अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों के द्वारा जो है वो किया जाता था। तो देखिए दो दो प्रकार के बुद्धि परीक्षण आए, सबसे पहले व्यक्तिगत फिर शाब्दिक। व्यक्तिगत दो भागों में आया, शाब्दिक और अशाब्दिक, यानी व्यक्तिगत और सामूहिक, और फिर व्यक्तिगत दो भागों में आया, शाब्दिक और कौन सा जी, अशाब्दिक। और इसी प्रकार से आगे चलकर सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी दो भागों में प्रचलित हो गया। आगे हम अलग अलग पढ़ेंगे। एक को तो नाम दिया गया शाब्दिक सामूहिक, क्या नाम दिया गया, शाब्दिक सामूहिक, और एक को नाम दिया गया दोस्तों अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। नियम यहाँ पर भी वही है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वो है जिसमें भाषा का प्रयोग होगा एकांशों में, और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वो है जिनमें एकांशों में भाषा का प्रयोग नहीं होता, है ना। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आगे की चर्चा हम और करें। अब सबसे पहले हम बात करें कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है क्या। अभी हम पढ़कर आए हैं, थोड़ा सा रिवीजन है एक प्रकार से कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है। तो यह परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति पर प्रयोग किए जाते हैं। पढ़ चुके हम कि ऐसे परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किए जाएंगे। ऐसे परीक्षणों में चाहे समय की बात हो, धन है और श्रम, ये क्या लगता है जी, अधिक लगता है दोस्तों, लेकिन परिणाम जो है वो इसके क्या होते हैं, ज्यादा विश्वसनीय प्राप्त होते हैं। परिणाम क्या प्राप्त होते हैं जी, ज्यादा विश्वसनीय प्राप्त होते हैं। ये परीक्षण कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। पहला कौन सा, व्यक्तिगत शाब्दिक, जिसके एकांशों में भाषा का प्रयोग होगा। और दूसरा कौन सा है जी, व्यक्तिगत अशाब्दिक है, जिसके एकांशों में भाषा का प्रयोग नहीं होगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन से हैं। अब यहां से आप जो है चीजों को ध्यान से और साथ साथ में याद करते जाइएगा कि व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है वो दोस्तों कौन से हैं। तो इस प्रकार के परीक्षणों में चाहे हम निर्देश देने की बात करें या बात करें जी एकांश, दोनों में किसका प्रयोग होगा जी, भाषा का प्रयोग होगा। और इन परीक्षणों का जो प्रयोग होगा वो प्रयोग दोस्तों पढ़े लिखे व्यक्तियों पर किया जाएगा। याद रखेंगे कि इन परीक्षणों का प्रयोग पढ़े लिखे व्यक्तियों के ऊपर जो है किया जाता है। अब व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कौन कौन से बुद्धि परीक्षण आते हैं ये हमें याद रखना है। इसमें एक तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण आएगा, इसको हम अभी डिटेल से देखेंगे। एक आपका स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण आएगा। एक जो भारत का पहला बुद्धि परीक्षण था जिसका नाम हिंदुस्तान बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल बुद्धि परीक्षण है, ये आपका व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। और एक बर्ड तर्क शक्ति परीक्षण जो है ये आपके व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे सीधा प्रश्न यहां से ये किया जा सकता है, किसी भी एक परीक्षण का नाम देकर, और वो आपसे पूछ लेगा क्या जी ये जो परीक्षण है इनमें से ये परीक्षण किस प्रकार के, व्यक्तिगत शाब्दिक है, व्यक्तिगत अशाब्दिक है, सामूहिक शाब्दिक है, या सामूहिक क्या है जी, अशाब्दिक है। जब हम इन परीक्षणों को थोड़ा विस्तार से देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिने साइमन बुद्धि परीक्षण की। हम सब इस परीक्षण से परिचित हैं। जो भी चीजें इसकी याद रखनी है टू द पॉइंट याद रखिए कि ये परीक्षण क्या था। यह परीक्षण दुनिया का पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। ये क्या था जी, दुनिया का पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। आपसे पूछा जाए कि इस परीक्षण का निर्माण कौन सी भाषा में हुआ, तो दोस्तों फ्रेंच लैंग्वेज में ये परीक्षण बना। कौन से देश में बना, फ्रांस के अंदर बना। बनाया किसने, अल्फ्रेड बिने ने। और किसकी सहायता से बनाया, तो साइमन की सहायता से सन 1905 में इस परीक्षण का दोस्तों निर्माण हुआ था। और इस एक लाइन के अंदर पांचों की पांचों बातें जो है वो दोस्तों आ गई। और मोस्टली आप यदि पुराने पेपर से निकालेंगे आपको यहां से प्रश्न जो है वो मिल जाएगा। दुनिया का पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण फ्रेंच लैंग्वेज में बना, फ्रांस में बना, बिने ने बनाया। किसकी मदद से बनाया, साइमन की मदद से। और कब बनाया दोस्तों, 1905 में बनाया। अब प्रश्न पूछा जाए, देखिए जब भी कोई परीक्षण बनता है उस परीक्षण में एक आयु वर्ग को रखा जाता है कि ये परीक्षण मोस्टली हम किस आयु वर्ग के लोगों के लिए जो है वो निर्मित कर रहे हैं। तो याद रखिए ये परीक्षण जो है वो 3 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निर्मित किया गया। अब इनके अंदर प्रश्नों की संख्या कितनी थी, क्योंकि परीक्षण बनेगा तो ओबीवीएस है कि उसमें प्रश्न जो है वो रखे जाएंगे। तो देखिए इस परीक्षण में प्रश्नों की संख्या थी दोस्तों 30। याद कर लीजिए इस परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 30 थी। और प्रश्न हमेशा जो है इसमें सरल से कठिन की ओर व्यवस्थित किए गए थे। यानी पहला प्रश्न इजी होगा,
दूसरा हार्ड होगा, तीसरा उससे हार्ड होगा, तो यूं चीजें जो है वो आगे की ओर बढ़ रही थी। यानी प्रश्नों की संख्या 30 थी और प्रश्न जो है वो सरल से कठिन की ओर दोस्तों क्या थे, निर्मित किए गए थे। अगली बात याद क्या रखना है, पूछा जाए कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रयोग मुख्यतः किनकी पहचान के लिए निर्मित हुआ, तो उत्तर दे दीजिएगा कि मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए मुख्यतः इस परीक्षण का निर्माण किया गया था। फिर पूछा जाए कि इस परीक्षण का आधार किसको लिया गया, तो आधार लिया गया दोस्तों मानसिक आयु को। हमने मानसिक आयु के समय भी इस चीज को पढ़ा था कि अल्फ्रेड बिने ने क्या किया था कि वास्तविक आयु के साथ मानसिक आयु को कंपेयर किया और उन्होंने कहा कि यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होगी तो बच्चा मंदबुद्धि होगा, और यदि आपकी मानसिक और वास्तविक आयु बराबर है तो बच्चा सामान्य है, और यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज्यादा है तो बच्चा आपका प्रतिभाशाली होगा। तो मोस्टली यदि पूछ लिया जाए कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो है ये इसका आधार क्या था, तो दोस्तों इसका आधार था मानसिक आयु। अब दो फैक्ट हमें याद रखने हैं कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में पहला संशोधन कब हुआ। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में पहला संशोधन हुआ दोस्तों 1908 में। कब हुआ, 1908 में। और 1908 में इसमें पहली बार शब्द जोड़ा गया मानसिक आयु। पहली बार इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया, मानसिक आयु। इस परीक्षण के अंदर दूसरा संशोधन कब हुआ, तो दूसरा संशोधन हुआ दोस्तों 1911 में, और तब प्रश्न जो अब तक 30 थे उनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई दोस्तों, 59 जो है वो कर दी गई। तो यह परीक्षण मुख्यतः मंदबुद्धि बालकों के लिए था, आधार मानसिक आयु थी। प्रथम इसमें जो संशोधन 1908 में हुआ और द्वितीय संशोधन दोस्तों इसमें हुआ 1911 में। अगली बात यदि इस संशोधन की करें तो क्या हुआ, देखिएगा ये परीक्षण माना जाता है कि ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि 1911 में अल्फ्रेड बिने की मृत्यु हो गई और इसके बाद ये परीक्षण जो है ये ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन देखिए ये किस प्रकार का परीक्षण था जिसने पूरे विश्व को बुद्धि परीक्षण करने के बारे में जो है ना जागरूक किया, और हम यूं कहें कि पूरी दुनिया का जो नजरिया है, पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो बुद्धि परीक्षणों की ओर जो है वो दोस्तों खिंचा था। और भविष्य के अंदर जितने भी बुद्धि परीक्षण हुए, भले ही बाद में अमेरिका में बुद्धि परीक्षणों का निर्माण हुआ, चाहे भारतवर्ष के अंदर बुद्धि परीक्षणों का निर्माण हुआ, बुद्धि परीक्षण बनाते समय आधार बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को ही लिया गया। इसलिए बिने को बुद्धि परीक्षणों का जनक, जबकि बिने साइमन बुद्धि परीक्षणों को सभी बुद्धि परीक्षणों का आधार भी कहा जाता है। तो याद रखना है हमें कि बुद्धि परीक्षणों का जनक पूछ लिया जाए तो दोस्तों बिने थे, और बुद्धि परीक्षणों का आधार पूछ लिया जाए तो वो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को क्या है, माना जाता है। लेकिन अब क्या था कि 1911 तक ये बुद्धि परीक्षण केवल फ्रांस तक सीमित था, केवल फ्रांस या फ्रांस के लोग इसके बारे में जानते थे। उसका कारण था कि ये जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था ये दोस्तों फ्रेंच लैंग्वेज में था, और केवल वही व्यक्ति इसको पढ़ पाया जिसको फ्रेंच लैंग्वेज आती थी। लेकिन 1911 में अमेरिका के एक विद्वान थे जिनका नाम गोडार्ड था, जिनको फ्रेंच लैंग्वेज आती थी, और उन्होंने क्या किया कि इस परीक्षण का जो अनुवाद है वो दोस्तों अंग्रेजी के अंदर कर दिया, और जैसे ही इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर हुआ उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड जो है ये दोस्तों फेमस होना प्रारंभ हो गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का अंग्रेजी में रूपांतरण किसने किया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया, तो आंसर देना है गोडार्ड ने। कब किया, 1911 में किया। और गोडार्ड रहने वाले कहां के थे दोस्तों, अमेरिका के रहने वाले विद्वान थे। तो ये बातें हमें बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के बारे में याद रखनी है। एक सिंगल प्रश्न भी दोस्तों आपका इससे बाहर नहीं जाएगा कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण दुनिया का पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था, जिसका निर्माण फ्रांस के दो व्यक्ति बिने व साइमन के द्वारा 1905 के अंतर्गत जो है वो दोस्तों किया गया। इसके अंदर प्रश्नों की संख्या 30 थी। बाद में 1908 के अंदर जो है इसमें पहला संशोधन करके इसमें मानसिक आयु के संप्रत्यय को जोड़ दिया गया, और 1911 में इसमें दूसरा संशोधन करके इसमें प्रश्नों की संख्या 30 से बढ़ाकर जो है वो 59 कर दी गई। बिने को बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है, जबकि जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है इसे सभी परीक्षणों का आधार स्तंभ जो है वो दोस्तों कहा जाता है। अब जैसे ही 1911 के अंतर्गत इस परीक्षण का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ तो धीरे धीरे ये खबर दोस्तों अमेरिका पहुंची, और अमेरिका ने भी ये तय किया कि जब फ्रांस ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण बना लिया तो अब हम अमेरिका का भी पहला बुद्धि परीक्षण जो है वो बनाने की दिशा में दोस्तों कार्य प्रारंभ हो गए। और इस कार्य का जिम्मा दिया गया स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर जिनका नाम था टर्मन, और उन्होंने 1912 में इसके ऊपर काम करना प्रारंभ करा।
और उनको 1916 में जाकर जो है इस काम में सफलता प्राप्त हुई। 1916 में दुनिया को मिला उसका दूसरा बुद्धि परीक्षण, जबकि अमेरिका का निर्मित हुआ पहला बुद्धि परीक्षण जिसका नाम आया स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, या हम उसको बोलते हैं टर्मन बुद्धि परीक्षण। तो अब बात करते हैं हम स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण या टर्मन बुद्धि परीक्षण की। माना जाता है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है और पुराने के क्वेश्चंस पेपर में यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। प्रश्न क्या है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का तृतीय और जो महत्वपूर्ण संशोधन है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का तीसरा और महत्वपूर्ण संशोधन इस बार फ्रांस में ना होकर कहां हुआ दोस्तों? अमेरिका में हुआ। तीसरा संशोधन कहां पर हुआ? अमेरिका में हुआ। और यह संशोधन हुआ कब? 1916 में। याद रखना है, दो संशोधन फ्रांस में हुए 1908 और 1911 में, लेकिन बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में तीसरा संशोधन हुआ दोस्तों अमेरिका में, और यह कब हुआ? 1916 में। संशोधन के बाद इस परीक्षण का जो नया नाम हमारे सामने आया वो नाम आया दोस्तों स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय था जहां बैठकर टर्मन नाम के विद्वान ने क्या किया था? इस परीक्षण के अंदर तीसरा संशोधन किया। तो उस यूनिवर्सिटी के नाम के साथ में इसका नाम स्टैनफोर्ड पड़ा। चूंकि ये बिने का मूल था इसलिए बिने का नाम इसके साथ रखा गया और नाम पड़ गया स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, या हम इसको बोल सकते हैं टर्मन बुद्धि परीक्षण भी इसको कहा जाता है। अब तीसरी बात याद रखनी है, जब हमने बिने बुद्धि परीक्षण पढ़ा उसका मेन आधार था मानसिक आयु, लेकिन इसने 1912 में जब बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय आया तो जब इन्होंने मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि दोनों का अध्ययन किया तो टर्मन को ज्यादा अच्छा जो है वो लगा दोस्तों आईक्यू का कॉन्सेप्ट, और इन्होंने कहा कि डायरेक्ट मानसिक आयु के आधार पर बच्चे निकालने की बजाय हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे क्या? बुद्धि लब्धि, और बुद्धि लब्धि के बाद हम तय करेंगे कि बालक किस प्रकार की कैटेगरी के अंदर जो है वो जाएगा। तो आप याद रखिए परीक्षण में बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का क्या कर दिया गया दोस्तों? समावेश जो है वो कर दिया गया। और ये परीक्षण किस आयु वर्ग के लिए उपयोगी था? तो दोस्तों आयु वर्ग था 2 से 14 वर्ष। बिने साइमन वाला 3 से 15 के लिए था और ये था दोस्तों 2 से 15 वर्ष के लिए था जी उपयोगी। अब इसमें प्रश्नों की संख्या पूछ ली जाए तो प्रश्न इसमें कितने थे? प्रश्न थे दोस्तों 90, जिनमें से 19 प्रश्न इन्होंने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण वाले ही लिए थे। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आज तक कभी पेपर में नहीं आया। आपको याद रखना है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का अमेरिकी अनुकूलन तो किया था किसने? टर्मन ने। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि टर्मन बुद्धि परीक्षण या स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किसने किया, क्या पूछ लिया जाए भारतीय अनुकूलन किसने किया, तो नाम याद रखेंगे एस के कुलश्रेष्ठ। किसने किया? एस के कुलश्रेष्ठ नाम के विद्वान के द्वारा इस परीक्षण का क्या कर दिया गया दोस्तों? भारतीय अनुकूलन जो है वो कर दिया गया। कौन से का? स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण का। अब हम बात करते हैं कि जो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय टर्मन ने किया, इसमें समावेश हम पहले पढ़ चुके हैं कि इन्होंने नया बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। तो उस बुद्धि लब्धि के सूत्र के आधार पर इन्होंने मेरिल के साथ मिलकर दोस्तों एक टेबल हमारे सामने रखी और उस टेबल के आधार पर इन्होंने बताया कि कई कैटेगरीज जो है वो बच्चों की आईक्यू के आधार पर हम लोग निकालेंगे। तो वो टेबल क्या है उसकी चर्चा दोस्तों अभी हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए भारत के पहले और यूं मानिएगा कि इसके बाद के कई बुद्धि परीक्षण जो है अब हम बात करते हैं अगले व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की, जिसका नाम है दोस्तों हिंदुस्तान बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल बुद्धि परीक्षण। ये बुद्धि परीक्षण भारत का पहला बुद्धि परीक्षण था। CH राइस करके एक विद्वान थे जो लाहौर विश्वविद्यालय जो उस वक्त पंजाब के अंतर्गत आता था, FG कॉलेज था, वहां पर प्राचार्य के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने वहां रहते हुए बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन करके भारत को प्रोड्यूस किया उसका पहला बुद्धि परीक्षण, और नाम दिया गया दोस्तों हिंदुस्तान बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल बुद्धि परीक्षण। यह परीक्षण कब निर्मित हुआ, क्या इसके कथन वगैरह थे, इसकी चर्चा दोस्तों अभी हम देखते हैं। सबसे पहले पूछा जाए क्या जी बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किसने किया? नाम याद रखिए डॉक्टर CH राइस। कौन थे? CH राइस थे। पूछा जाए कि ये कौन थे तो उस वक्त देखिए FG कॉलेज जो लाहौर में था वहां प्राचार्य के पद पर ये कार्यरत थे। महत्वपूर्ण बात यह है
कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन हुआ कब? तो उत्तर आएगा 1922 में। कब हुआ जी? 1922 में हुआ। और इसका अनुकूलन करने के बाद जो नया नाम इस परीक्षण का पड़ा दोस्तों, वही भारत का पहला बुद्धि परीक्षण था, जिसका नाम रखा गया हिंदुस्तान बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल बुद्धि परीक्षण। यह परीक्षण भारत का क्या था? पहला बुद्धि परीक्षण था। भारत का था पहला बुद्धि परीक्षण। सीधा प्रश्न आता है, पहले के पेपर्स में पूछा जा चुका है कि इस परीक्षण में कितने कथन और कितने उपकथन थे? तो याद रखिए, इस परीक्षण में इन्होंने 35 तो रखे कथन और 7 क्या रखे थे? उपकथनों को इस परीक्षण के अंतर्गत दोस्तों इन्होंने शामिल किया था। इसके अलावा पूछा जाए कि यह परीक्षण किस आयु वर्ग के लिए उपयोगी था, तो याद रखिए ये 5 से लेकर 16 वर्ष के बालकों के लिए क्या था दोस्तों? ये परीक्षण उपयोगी था। कितने उम्र के बालकों के लिए? 5 से 16 वर्ष के बालकों के लिए ये उपयोगी था। अब देखिए यहां पर एक टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो आपको याद रखना है। यदि कभी ये पूछ लिया जाए कि इस परीक्षण की भाषा क्या थी, तो कुछ किताबें कहती है कि यह परीक्षण उस वक्त उर्दू भाषा के अंदर जो है वो निर्मित किया गया था। तो उस बिहार पर कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का हिंदी भाषा का पहला परीक्षण किसने बनाया? भारत का हिंदी भाषा का पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? तो आंसर दीजिएगा एस एम मोहसिन। क्या आंसर देंगे? एस एम मोहसिन के द्वारा हिंदी भाषा का प्रथम बुद्धि परीक्षण दोस्तों 1930 में निर्मित किया गया था। और ये एस एम मोहसिन उस वक्त पटना विश्वविद्यालय के अंदर कार्य किया करते थे। महत्वपूर्ण बात हमारे लिए ये है कि आपसे सीधा पूछा जाए कि हिंदी भाषा का पहला बुद्धि परीक्षण जो है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो आप बताएंगे एस एम मोहसिन के द्वारा पहला बुद्धि परीक्षण जो है वो निर्मित किया गया था। और यदि कभी इसकी भाषा पूछ ली जाए कि इसकी भाषा क्या है दोस्तों, तो आपको उर्दू भाषा के अंदर आंसर देना है। तो ये हमारे 3 महत्वपूर्ण ऐसे परीक्षण थे जिनको हमने व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों के रूप में पढ़ा। अब हम अगले बात करते हैं और अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों को। किनको पढ़ेंगे? व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों को। तो व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है क्या, हम चर्चा कर चुके हैं कि ऐसे परीक्षण जिनमें निर्देश देने में तो किसका प्रयोग होगा? भाषा का प्रयोग होता है कि निर्देश तो भाषा में दे सकते हैं, लेकिन जो एकांश आएंगे एकांश में भाषा का प्रयोग नहीं होता। यानी निर्देश देने में तो भाषा का प्रयोग होगा, लेकिन एकांशों के अंदर भाषा का प्रयोग नहीं होता है। तो एकांशों में क्या होगा? देखिए इन परीक्षणों में सामान्यतः जो एकांश है उनमें कुछ चित्र बने होते हैं और हमें उत्तर भी किसमें देना होता है दोस्तों? चित्रों में ही देना होता है। अधूरा चित्र हो सकता है, चित्र पहचानना हो सकता है, कोई भूल भुलैया हो सकती है ना, कोई ब्लॉक बिल्डिंग हो सकता है, यूं करके और एकांशों के अंदर प्रयोग होते हैं। मोटी बात यह है कि जी इन परीक्षणों में निर्देश देने में भाषा का प्रयोग होगा, लेकिन एकांशों में भाषा का प्रयोग नहीं होता। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है इनका प्रयोग किसके लिए होता है? तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हमेशा या तो अनपढ़ व्यक्तियों के लिए काम में आएंगे, या जो मूक बधिर बालक है, और या दोस्तों जो छोटे बच्चे हैं जिनको भाषा का पूरा ज्ञान नहीं होता है, उनके लिए ये परीक्षण जो है ये प्रचलित किए गए थे। अब एक बात ये भी याद रखिए, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों को क्रियात्मक या निष्पादन परीक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों को क्रियात्मक या निष्पादन परीक्षण भी हम कह सकते हैं। हालांकि जब प्रारंभ हुआ था तब निष्पादन या क्रियात्मक परीक्षण दोस्तों अलग हुआ करते थे, लेकिन आजकल हम ये कह सकते हैं कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम क्रियात्मक या निष्पादन बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। तब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहले तो जो ये आपको दिख रहे हैं, ये 6 के 6 परीक्षण आपको क्लेम करने हैं। आपसे सीधा प्रश्न आ जाएगा कि सेग्यूइन फार्म बोर्ड किस प्रकार का परीक्षण है, या पोटरियस का भूल भुलैया परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है, या भाटिया निष्पादन बैटरी परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। तो ये हमें याद रखना है। तो पहले तो आपको ये याद रखने हैं, फिर हम इनमें से महत्वपूर्ण है वो भाटिया निष्पादन बैटरी परीक्षण है जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो देखिए इनमें मुख्य कौन से? एक तो हो गया सेग्यूइन फार्म बोर्ड परीक्षण, और यह परीक्षण विश्व का पहला क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण माना जाता है। रट लीजिएगा इसको। यदि पूछा जाए कि विश्व का पहला क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कौन सा है, तो आपको बताना है सेग्यूइन फार्म बोर्ड परीक्षण। इसके अलावा दूसरा आपको अशाब्दिक व्यक्तिगत में याद रखना है
पोर्टेरियस भूल भुलैया परीक्षण। और ये परीक्षण दोस्तों 3 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या था, उपयोगी था। तीसरा परीक्षण याद रखना है पामर का ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। चौथा याद रखेंगे गुड एनफ का ड्रा ए मेन परीक्षण। पांचवा याद रखना है अलेक्जेंडर पास एलोंग परीक्षण। और छठा याद रखेंगे बाटिया निष्पादन बैटरी परीक्षण। तो ये 6 के 6 परीक्षण, चाहे वो सेग्यूइन फार्म बोर्ड है, पोटरियस का भूल भुलैया परीक्षण है, पामर का ब्लॉक बिल्डिंग है, गुड एनफ का ड्राई मैन है, अलेक्जेंडर का पास एलोंग है, या बाटिया का निष्पादन बैटरी परीक्षण है, ये सारे के सारे परीक्षण दोस्तों अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो सीधा प्रश्न भी आ सकता है कि कौन सा व्यक्तिगत अशाब्दिक नहीं है या है। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास में है वो है दोस्तों बाटिया निष्पादन बैटरी परीक्षण। 4-5 बातें हमें इस परीक्षण की याद रखनी है। सबसे पहली बात, इसकी हेडिंग के अंदर से दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि बाटिया बैटरी परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है, तो बीच वाला शब्द आपको पिक करना है निष्पादन परीक्षण। प्रश्न आ जाए कि बाटिया बैटरी परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है, तो दोस्तों ये एक प्रकार का निष्पादन परीक्षण माना गया है। प्रश्न पूछा जाए कि बाटिया निष्पादन बैटरी परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो नाम था चंद्र मोहन बाटिया। किसने निर्माण किया, चंद्र मोहन भाटिया ने निर्माण किया। और कब किया दोस्तों, 1955 में। 1955 में चंद्र मोहन भाटिया के द्वारा क्या किया गया जी, भाटिया निष्पादन बैटरी परीक्षण का निर्माण किया गया। पूछा जाए, ये पीटीआई में पूछा गया प्रश्न है कि भाटिया निष्पादन बैटरी परीक्षण के लिए आयु वर्ग क्या रखा गया, तो 11 से 16 वर्ष। आयु वर्ग क्या बताएंगे, 11 से 16 वर्ष बताएंगे। कितने उप परीक्षण इसमें शामिल किए गए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली बार यदि आप रीट भर्ती परीक्षा को देखेंगे तो इसमें से मेंस के अंदर 3 से 4 बार जो है ना, इस इन्हीं 3-4 बातों से सवाल जो है वो दोस्तों पूछे गए थे। तो पहली बात याद रखनी है, कितने उप परीक्षण इसमें शामिल थे, तो 5 उप परीक्षण दोस्तों इसमें शामिल किए गए थे। कितने उप परीक्षण थे, 5 उप परीक्षण थे। इन पांचों के नाम हमें याद रखने हैं। आपसे मोस्टली प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कौन सा उप परीक्षण भाटिया निष्पादन बैटरी परीक्षण का हिस्सा नहीं था। तो देखिए 5 परीक्षण कौन कौन से हैं। एक है ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। कौन सा है, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। एक है आपका पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। कौन सा है, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट है। एक आपका अंकों से संबंधित टेस्ट है। एक का नाम है चित्र रचना परीक्षण। और नंबर 5 है अलेक्जेंडर पास एलोंग परीक्षण। तो इन 5 परीक्षणों के आपको नाम याद रखने हैं। पहला कौन सा है, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। दूसरा कौन सा है, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। तीसरा कौन सा है, अंकों से संबंधित। चौथा कौन सा है, चित्त रचना परीक्षण। और पांचवा कौन सा है, अलेक्जेंडर पास एलोंग परीक्षण। दोस्तों ये 5 उप परीक्षण जो है ये बाटिया निष्पादन बैटरी परीक्षण के अंतर्गत क्या किए गए, इनको शामिल किया गया है। तो आज की क्लास में हम यहां तक ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की, और उसके बाद हम कुछ सिद्धांतों को लेकर जो है वो अगली क्लास में हाजिर होते हैं। तब तक यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप डाउनलोड करके, और इसका जो वीडियो है, इस वीडियो से संबंधित जो पीडीएफ है दोस्तों वो उसी ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी। उस ऐप का हमने लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो पोस्ट कर रखा है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की यदि समस्या आती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम हमारे चैनल साइकोलॉजी विद प्रमोद सर, आप हमें उस मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्या के समाधान करने की दोस्तों हम कोशिश करेंगे। मेरा प्रयास सिर्फ इतना है कि एग्जाम तक हम लोग इतना बेहतर कंटेंट करें कि हम लोगों से आगे रहें, और हमारा सिलेक्शन जो है वो सीट भले ही आपको लग रहा होगा कम है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि सीट्स है। कुछ ऐसी कैटेगरीज है जहां सीट्स आई नहीं है, तो सीट्स है, चाहे वो 250 है, 50 है या 100 है, उनको लेकर हमें जो आगे बढ़ना है, इसी उद्देश्य के साथ कि आप सब लोगों का सिलेक्शन हो। हम फिर एक बेहतर क्लास के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।